प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में आज हम बात करने जा रहे हैं नीति शास्त्र की पूर्व मान्यताओं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्व मान्यता के संबंध में यदि हम परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि पूर्व मान्यताएं वे स्थापित विश्वास हैं या मान्यताएं हैं जो विषय में प्रवृत्त होने से पहले ही स्थापित होती हैं। यानी आप उस विषय में आगे बढ़े उससे पहले ही इन्हें मान लिया जाता है कि ये तो एक तरह से आवश्यक शर्तें हैं जिसके आधार पर ही आप उस शास्त्र में या उस विषय क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें सामाजिक जीवन जीने वाले सामान्य वयस्क मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड प्रस्तुत किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीति शास्त्र का जो प्रमुख सरोकार है वो मनुष्य के आचरण से है और उस आचरण के संबंध में इस प्रकार के मूल्यांकन से है कि वो आचरण अच्छा है या अच्छा नहीं है, यानी समाज में वो करने योग्य है अथवा नहीं है। तो इसलिए नीति शास्त्र के संबंध में ये भी कहा जाता है कि नीति शास्त्र शुभ और अशुभ आचरण का विज्ञान है। तो नीति शास्त्र की जब हम पूर्व मान्यता की बात करते हैं कि मनुष्य के शुभ अशुभ आचरण के मानक या आदर्श कैसे तय किए जाएं, तो इसमें जो पहले से जुड़ी हुई शर्त है वह अनिवार्य रूप से है मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता की। जब आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए परिणाम के लिए जिम्मेदार कहते हैं तो सबसे पहले यह होना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने उस कार्य का चुनाव स्वयं अपनी स्वतंत्रता से किया है। यदि व्यक्ति उस कार्य को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं था, यदि व्यक्ति उस कार्य को चुनने के लिए बाध्य था, उसके सामने कोई विकल्प नहीं था, तो उसे उत्तरदायी भी नहीं माना जा सकता। तो जब हम नीति शास्त्र में बात करते हैं कि मनुष्य एक नैतिक कर्ता है, इसलिए मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ मापदंडों की बात की जाती है। इस तरह के सिद्धांत विभिन्न प्रकार के नीति शास्त्र में प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके आधार पर हम ये निर्णय कर सकें कि मनुष्य का कौन सा आचरण जो है वो शुभ कहा जाएगा और कौन सा आचरण अशुभ कहा जाएगा। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता के रूप में उसका एक सामाजिक जीवन भी है, क्योंकि जब मनुष्य अकेला रहता है तो उसके आचरण के मूल्यांकन का कोई महत्व नहीं रह जाता। परंतु नीति शास्त्र का एक तरह से हम ये कहें कि नीति शास्त्र की उत्पत्ति क्या हुई, कहाँ से हुई, या नीति शास्त्र का महत्व किस बात से है, तो नीति शास्त्र की उत्पत्ति रीति रिवाजों से और परंपराओं से ही हुई है। क्योंकि मनुष्य ने जब समाज जीवन आरंभ में रहना आरंभ किया तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये निर्धारित करना आवश्यक हो गया कि वो अपना आचरण या अपना जो ऐच्छिक कर्मों का क्षेत्र है उसमें कुछ नियमों की पालना करे, अन्यथा ना तो वो अपना व्यक्तिगत शुभ प्राप्त कर सकता है यानी स्वयं का विकास कर सकता है और न ही समाज का विकास हो सकता है। तो नीति शास्त्र का महत्व जो है वो मनुष्य के सामाजिक जीवन के संदर्भ में है और ऐसे व्यवस्थित और आदर्शपूर्ण और सद्गुणी जीवन को जीने से जो है न सिर्फ समाज का जो है समाज को शुभ हासिल होता है बल्कि मनुष्य जो है वो स्वयं का भी समुचित प्रकार से विकास कर सकता है। तो नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता के रूप में जो है मनुष्य का सामाजिक जीवन भी है। इसी तरह से जब हम मनुष्य के सामाजिक जीवन को पढ़ते हैं तो वहां पर जो है अलग अलग समूह समुदाय के कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक जो है वो मान्यताएं भी होती हैं और उसी संबंध में जो है हम मनुष्य के नैतिक और अनैतिक होने का मूल्यांकन भी करते हैं। इसीलिए जब मॉरलिटी और एथिक्स इसके संबंध में बात आती है तो हम ये कहते हैं कि नैतिकता और एथिक्स या नीति शास्त्र जो है वो दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। नैतिकता में कहीं ना कहीं समूह या व्यक्ति के जो उसकी पहले से उसके जिस समाज में रहता है उसकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं होती हैं वो उसके सापेक्ष भी होती है। तो नैतिकता में जो सापेक्षता होती है उस दृष्टि से नीति शास्त्र या आचार शास्त्र जिसे हम एथिक्स कहते हैं वो थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर जो मापदंड या मान्यताएं स्वीकार किए जाते हैं उनका आधार जो है व्यक्ति के सापेक्ष नहीं होता बल्कि जो है बुद्धि के नियमों के या बुद्धि की निष्पक्ष परीक्षा के अनुकूल होता है। तो नीति शास्त्र की जब हम पूर्व मान्यताओं की बात करते हैं
तो नैतिकता की पूर्व मान्यताओं में तो हम सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को ले सकते हैं, पर यदि हम एथिक्स की पूर्व मान्यता की बात करें, यानी नीति शास्त्र जो आदर्श मूलक विज्ञान है, जो मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों के शुभ अशुभ होने के संबंध में जो है मापदंडों की स्थापना करता है, और वो मापदंड जो है वो किसी विशिष्ट परिस्थिति के लिए नहीं होते, बल्कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए एक सामान्य या आधारभूत मार्गदर्शन के रूप में होते हैं। तो वहां हम कहेंगे कि नैतिक नीति शास्त्र की जो पूर्व मान्यता है वो है संकल्प की स्वतंत्रता। क्योंकि जब हम मनुष्य के ऐच्छिक कर्म का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पहले से मानकर चल रहे हैं कि मनुष्य के पास अपने कर्मों के चुनाव की स्वतंत्रता है। जैसे कि आप जानते हैं, ऐच्छिक कर्म मनुष्य के वे कर्म हैं जिसको करने या नहीं करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है, और जब मनुष्य अपने स्वतंत्र विवेक से उस कर्म को करना या नहीं करना चुनता है तो उसके जो संबंधित परिणाम होते हैं उसके लिए मनुष्य को ही उत्तरदायी माना जाता है। तो इस तरह से मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसके नैतिक उत्तरदायित्व से भी बंधी हुई है, और उसी अर्थ में जब हम नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम मनुष्य को एक नैतिक कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो नीति शास्त्र की पूर्व मान्यताओं की जब बात की जाती है तो हम ये कहेंगे कि संकल्प की स्वतंत्रता जो है वो नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण पूर्व मान्यता है, क्योंकि सभी कर्तव्य संबंधी नैतिक निर्णयों का मूल आधार जो है संकल्प की स्वतंत्रता है। जब मनुष्य के संबंध में कहा जाता है कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया या उसने अपने कर्तव्य के पालन से वह विमुख हो गया, तो इस सब को कहने का आधार यही है कि मनुष्य के पास पूरी परिस्थिति ऐसी थी, उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता ये सब ऐसा था, अनुकूल था, वह चाहता था तो करणीय यानी करने योग्य चुन सकता था, और वह चाहता तो अकरणीय यानी नहीं जो है करने योग्य भी चुन सकता था। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र जो है वो सामाजिक शुभ का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि जब नीति शास्त्र में मापदंडों की स्थापना की जाती है या आदर्शों को प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी भावना यही होती है कि सामाजिक शुभ और सामाजिक शुभ में अंतर्निहित व्यक्तिगत शुभ जो है उसको वो प्राप्त कर सके। तो हम बात करते हैं संकल्प की स्वतंत्रता की। संकल्प की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य जो है वो कुछ सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे कर्मों के संबंध में जो है करने या नहीं करने को स्वतंत्र होता है, जिसके लिए उसे नैतिक रूप से उत्तरदायी कहा जाता है। यानी मनुष्य के जब हम कर्मों की बात करते हैं तो दो प्रकार के कर्म आते हैं, ऐच्छिक कर्म और अनैच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म पर जो है मनुष्य का नियंत्रण होता है, परंतु अनैच्छिक कर्म जो होते हैं वो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होते, वो तो सहज रूप से होते रहते हैं। जैसे हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इसी प्रकार से जो हमारा नियमित जीवन है, जैसे सांस लेना है, हृदय की धड़कन है, तो इसमें मनुष्य के पास विकल्प नहीं है कि वो कुछ करे या नहीं करे, वो तो स्वतः ही चलती रहेगी। परंतु जब समाज जीवन मनुष्य जीता है तो वो किस प्रकार से अच्छे कार्यों को करे, किस प्रकार से ईमानदार रहे, किस प्रकार से उस समाज के तय मानकों का पालन करे, इसके संबंध में उसके पास एक स्वतंत्रता होती है। परंतु जो व्यक्ति नैतिकता से, यानी नैतिकता एक प्रकार की हम ये कहें कि आप एक आंतरिक प्रेरणा है जिसके कारण मनुष्य शुभ का चुनाव करता है। तो नैतिकता यहाँ पर कानून से भी भिन्न हो जाती है, क्योंकि कानून में तो बाह्य प्रेरणा होती है, यदि आपने उस नियम का पालन नहीं किया तो आपको उस राज्य के अनुसार, उस कानून के अनुसार दंड भुगतना होगा। पर नैतिकता की जो अभिप्रेरणा है वो स्वतः प्रेरित होती है, आंतरिक होती है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य के पास अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने या नहीं करने की स्वतंत्रता होती है। तो मनुष्य के पास जो इच्छा अनुसार कर्म करने या नहीं करने की स्वतंत्रता होती है उसे संकल्प की स्वतंत्रता कहा जाता है। और संकल्प की स्वतंत्रता के कारण ही हम मनुष्य के लिए कहते हैं कि वह नैतिक करता है, और मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन जो है वो नीति शास्त्र में आदर्शों या मानकों के अनुरूप करने का ढंग या सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। अब संकल्प की स्वतंत्रता जो है उसके संबंध में भी 3 कंडीशंस है, यानी 3 शर्तें हैं कि कब हम ये कहेंगे कि मनुष्य जो है वो अपने जो है स्वेच्छा से, अपने संकल्प से अपने कार्य को जो है चुनता है। तो पहली जो शर्त है वो है कर्म करने की क्षमता। जब हम मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो यह आवश्यक है कि उस कर्म को करने के संबंध में जो शारीरिक मानसिक दक्षता या विकास की आवश्यकता होती है वो मनुष्य के पास होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि समाज में जो है हम बहुत से ऐसे कर्म हैं जिसके संबंध में छोटे बच्चों के लिए
जो है वहां पर हम अच्छा बुरा नहीं कहते, क्योंकि किसी के घर से यदि बिना पूछे कोई छोटा बच्चा कोई सामान ले आता है तो हम उसे चोरी नहीं कहते। ये अबोध है, वो जानता नहीं है कि ये वस्तु दूसरे की है, ये वस्तु मेरी है, या बिना पूछे दूसरे की वस्तु नहीं उठानी चाहिए। तो उस अबोध बच्चे को जो है हम जो है किसी प्रकार से नैतिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन नहीं करते। पर वहीं एक वयस्क मनुष्य इस प्रकार का काम करता है तो इसको जो है अच्छा नहीं कहा जाता और नैतिक दृष्टि से उसे अनुचित कहा जाता है। किसी का सामान इस तरह से लेना जिसको हम चोरी करना कहते हैं, तो इसे अनैतिक अनुचित कर्म की संज्ञा दी जाती है। तो कर्म करने की क्षमता जो होती है वो संकल्प स्वातंत्र्य में जो है महत्वपूर्ण शर्त है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो उसका बुद्धि का स्तर सामान्य नहीं हो तो भी यहाँ पर हम जो है उसको एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की तुलना में अलग तरह से परखते हैं। किसी व्यक्ति के संबंध में कोई उसकी शारीरिक जो है अक्षमता है और उससे अपेक्षा की जा रही है कि वह पूर्ण स्वस्थ मनुष्य जैसे ही कर्म करे, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ऐसा मूल्यांकन करना उचित नहीं है। तो जब हम किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से किसी कर्म के लिए उत्तरदायी मानते हैं तो उससे पहले यह आवश्यक है कि ये देखा जाए कि मनुष्य उस कर्म को करने के लिए जो था वो सक्षम भी था अथवा नहीं था। तो कर्म करने की क्षमता संकल्प स्वातंत्र्य की महत्वपूर्ण शर्त है। इसी प्रकार से दूसरी शर्त है कर्म के संबंध में ज्ञान और उद्देश्य की जानकारी। जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो ऐच्छिक कर्म करता है तो इसका मतलब है कि उसने उस कर्म को करना अपनी इच्छा के आधार पर चुना है। तो यहाँ पर यह है कि उस कर्म के चुनाव में वह व्यक्ति जो है वो जानता था कि यह कर्म जो है इस प्रकृति का है और इस कर्म का प्रयोजन ये होगा। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितिवश व्यक्ति को उस संबंध में पूरी जानकारी नहीं होती या उसके लिए संभव नहीं हो पाता कि वो पूरी जानकारी जुटा पाए। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे बड़े भोज या दान के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गया है और वहां पर जो भोजन बना है, ऐसा यदि हम एक वैकल्पिक रूप से सोचे कि उस भोजन में जो है क्वालिटी खराब है या विष है या जहर है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि वह भी उस सहभोज का एक पात्र है तो उसका उत्तरदायित्व तो बनता है, पर यदि वहां पर जो सामान बनाया जा रहा है उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है और वहां किस प्रकार का सामान बना गया उसमें वह अनभिज्ञ है और वह किसी भी रूप में जो है उसके सीधे कर्तव्य क्षेत्र में नहीं आता, तो फिर हम उसे नैतिक दृष्टि से उचित नहीं कहेंगे, जो है वो अनुचित नहीं कहेंगे। इसे हम एक साधारण उदाहरण से ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि हमें लगा ये कोई खाने योग्य चीज है और हमने स्वयं भी खा ली या दूसरे को भी खिला दी और वो जो है उचित खाद्य पदार्थ नहीं है था, तो वहां पर जानकारी के अभाव में जो है उस कर्म से संबंधित दोष भी जो है वो हमारे ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पर संकल्प की स्वतंत्रता की दूसरी शर्त ये कह रही है कि जब तक कर्म के संबंध में ज्ञान और उद्देश्य की जानकारी नहीं हो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उस कर्म का चुनाव व्यक्ति ने अपने स्वतंत्र विवेक से किया है। तो कभी कभी अज्ञान के कारण भी, हालांकि अज्ञान जो है ये तर्क किया जा सकता है कि अज्ञान के लिए भी व्यक्ति जिम्मेदार है, परंतु मनुष्य की जो परिस्थितियां हैं वो इतनी जटिल होती हैं कि कई बार जो है वो जानकारी सही परिस्थिति के कारणों से भी हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति को पूर्णतः दोषी नहीं कहा जा सकता। तीसरा है विकल्पों की उपस्थिति। जब हम ऐच्छिक कर्म की बात करते हैं और मनुष्य के लिए कहते हैं कि उसका संकल्प जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो इसका मतलब है व्यक्ति के पास करने के लिए दो या दो से अधिक विकल्प थे। यदि एक ही विकल्प और कहा जाए कि मनुष्य जो है वो संकल्प की स्वातंत्र्य से युक्त है, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जब व्यक्ति चुनाव कर रहा है तो चुनाव के लिए दो या दो से अधिक विकल्प होने चाहिए। तो संकल्प की स्वतंत्रता की तीसरी शर्त है कि मनुष्य के सामने उस कर्म को करने के चुनाव करने के संबंध में दो या दो से अधिक विकल्प होने चाहिए। तो इस प्रकार से नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में आज हमने संकल्प की स्वतंत्रता, जिसे जो है फ्रीडम ऑफ विल कहा जाता है,
उसके बारे में जाना कि किस प्रकार से सभी कर्तव्य संबंधी नैतिक निर्णयों का मूल आधार संकल्प की स्वतंत्रता होती है, और इस प्रीसपोजिशन या इस शर्त के बिना जो है हम नीति शास्त्र के क्षेत्र में जो है प्रवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि नीति शास्त्र जो है मनुष्य के आचरण का विज्ञान है, जहां मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों के संबंध में मूल्यांकन के मापदंड स्थापित किए जाते हैं। तो आज के इसमें लेक्चर में आपको जो अभ्यास प्रश्न है उसमें पहला है नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता को समझाइए, दूसरा है संकल्प की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, आपके प्रश्न पत्र में शॉर्ट नोट भी इस पर आ जाता है, और तीसरा है संकल्प की स्वतंत्रता की शर्तें बताइए। अगले लेक्चर में हम आपसे परिणाम सापेक्ष नैतिकता और परिणाम निरपेक्ष नैतिकता क्या होती है इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।